एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन पर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इजराइल, हमास और फिलिस्तीन की। कुछ और नई अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं और जिसमें सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी अपना जो फ्रंट है वो खोल दिया गया है। असल में साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह जो आतंकवादी हैं उनका जमावड़ा रहता है और इससे पहले भी कुछ आतंकवादी कल परसों के समय में इजराइल में क्रॉस करते हुए पाए गए थे। पर अब जब इजराइल के द्वारा गाजा पर अटैक करने की, और गाजा पे अटैक ही नहीं मतलब उस पर पूरी तरह से मिलिट्री कार्रवाई करने के लिए, ग्राउंड पर भी मिलिट्री कार्रवाई करने के लिए, ग्राउंड फोर्सेस के द्वारा करने के लिए पूरा प्लान जब बना लिया गया है, तब अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी अपनी कार्रवाई स्टार्ट करी गई है और उनके टेररिस्ट पैराग्लाइडर्स के माध्यम से इजराइल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। साथ ही साथ उनके चेक पोस्ट को भी पार करते हुए ग्राउंड से भी हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं वो इजराइल के अंदर पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ दर्जनों ड्रोन्स भी भेजे गए हैं, इजराइल की सीमा पार करके ड्रोन्स पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट भी पहुंच रहे हैं। इसमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि हिजबुल्लाह करना क्या चाह रहा है और वही वो कर भी रहा है। जैसे कि हमास ने किया था, हिजबुल्लाह भी वही करने जा रहा है। इसमें सबसे पहले वो जो इजराइल के जो रडार्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो सीमा पर लगे होते हैं, उनको जाम करते हैं। उनको जैम करने के बाद ये ग्रेनेड के माध्यम से उन रडारों को उड़ा देते हैं। इसके बाद इन्फिल्ट्रेशन होता है ताकि इजरायलियों को ये पता ही ना चले कि कितने लोग कहां से घुस रहे हैं, क्योंकि इजराइल का जो भी पूरा बाउंड्री है वो फुली ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करता है। कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होने पर रडार्स और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो लगे होते हैं वो अलार्म बजाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई रॉकेट भी फायर करता है तो भी अलार्म बजते हैं, तो भी सायरन्स बजते हैं और इजरायली अपनी जान बचाते हैं। जब अगर इन सिस्टम्स को ही फेल कर दिया जाए तब उनको पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग अंदर आए, कहाँ से अंदर आए, कुछ नहीं पता चलेगा। और इसी चीज़ का इस्तेमाल हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से किया जा रहा है। गाजा पर ग्राउंड अटैक की अगर हम लोग बात करें तो 2 दिन पहले ही इजराइल के द्वारा कह दिया गया था कि ना खाना वहाँ पहुँचाएंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना ईंधन, कुछ नहीं वहाँ पर पहुँचेगी। और आज ये खबर आ रही है कि वहाँ पे जो पावर प्लांट है उसमें फ्यूल खत्म हो चुका है और एक तरह से आप समझ लीजिए कि गाजा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो चुकी है। गाजा की तरफ से वहाँ के जो पैरामेडिक्स हैं, जो उनके हॉस्पिटल के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ऐसे लोग जो कि आईसीयू में हैं, जो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर है, डायलिसिस पे या अन्य चीज़ों पर हैं, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे या अपनी ज़िंदगी को बचा नहीं पाएंगे। और जो हॉस्पिटल्स हैं वो पूरे शवगृह की तरह काम करेंगे और वहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्कुल अब ख़त्म होने वाली है। जो रिजर्व फ्यूल है वो भी 3-4 घंटों में ख़त्म हो जाएगा और मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय तक हो सकता है ख़त्म भी हो गया हो और गाजा पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि जब इजराइल से रास्ता प्राप्त करके गाजा के अंदर ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, खाना हो, पानी हो, कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स हो, वो जब यहाँ पर इजराइल से होकर पहुँचती है तब ये हमास वाले इजराइल पे ही क्यों अटैक कर देते हैं? इनको क्या पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें कट ऑफ हो सकती हैं? क्या इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ है, या होमवर्क किया भी होगा? ये चाहते हैं कि इजराइल इस तरह की एट्रॉसिटी दिखाए जिससे कि फिर से ये इस एट्रॉसिटीज को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करे, डोनेशन पाने के लिए, लड़ने के लिए मैन पावर पाने के लिए और भी अन्य चीज़ों के लिए। इनके जो नेता हैं वो तो यूएई में आराम से पड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही थी 2 दिन पहले कि तालिबान का ये कहना है कि अगर हमें रास्ता मिले तो हम हमास को ज्वाइन करेंगे और उनकी तरफ से लड़ेंगे। पर तालिबान ने ये कह दिया, अभी जब तालिबान से पूछा गया कि भाई इस तरह की चीज़ें कहा गया है, पत्रकारों ने जब पूछा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है और हम तो शांति चाहते हैं, दोनों ही पक्ष आपस में बैठें और शांति बहाल की जाए। ये लड़ाई के पक्ष में तालिबान नहीं है। अब आप सोचिए कि तालिबान किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तालिबान शांति की बात कर रहा है, एक ऐसा आतंकवादी ग्रुप जो कि देश पर कब्जा कर चुका है और उस देश को चलाने का प्रयास भी कर रहा है और दम भी भर रहा है, और वो दूसरे देश में ये कहता है कि भाई शांति बनाए रखो और शांति से बात करो। तो अब इजराइल में अपोजिशन और अभी की जो पार्टी है, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, दोनों ही आपस में कोलिजन सरकार चलाने वाले हैं। असल में इजराइल ने जो वॉर की घोषणा करी है तो अब एक ऐसा कैबिनेट बनाया जाएगा जो कि इस वॉर को मॉनिटर करेगा। इसमें खास बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के जो अपोजिशन में है, जो कि इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो भी अब इस कैबिनेट को ज्वाइन करेंगे। उनको बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाया है और उनसे कहा है कि भाई हमें इस घड़ी में जो कैबिनेट बनेगी उसमें आपकी आवश्यकता है, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं,
अभी की जो वॉर रूम आप कह सकते हैं या वॉर के लिए जो पार्लियामेंट बनाई गई है उसमें आवश्यक है। इसी तरह के 2-3 और मिनिस्टर्स को शपथ ग्रहण करवाया गया है और वो अब इस वॉर के समय में जो पार्लियामेंट है या जो कैबिनेट है उसमें मिनिस्टर का काम करेंगे। तो इस तरह से होती है यूनिटी। इस तरह से किसी देश के द्वारा अपने जो भी मतभेद होते हैं उनको बुलाकर जब अगर दुश्मन तुम पर वार करता है तो एकजुटता दिखाई जाती है। क्या भारत में भी इस तरह की एकजुटता होगी कभी? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वहीं पाकिस्तान में तो अब उनके पाले हुए टेररिस्ट भी सुरक्षित नहीं है और अननोन गनमैन के द्वारा कई टेररिस्टों को मार दिया गया है। अभी लेटेस्ट में एक केस निकलकर सामने आया है और आप जान ही रहे होंगे कि ये किसकी तरफ से किया जा रहा है। अननोन गनमैन के द्वारा एक ऐसे टेररिस्ट जो कि जैसे मोहम्मद से संबंधित था, जिसका नाम साइद लतीफ़ था, और ये पठानकोट में जो हमला हुआ था, टेरर हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो 2016 में हुआ था। असल में इसके बारे में काफ़ी कहानियां हैं और ये काफ़ी वांटेड एक टेररिस्ट रहा है। ये 1993 में भारत के अंदर आया था, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट किया था और 1994 में गिरफ्तार हो गया था। 2010 तक ये गिरफ्तार रहा था। उसके बाद इसको पाकिस्तान को डिपोर्ट कर दिया गया था। वहाँ पर इसने जैसे मोहम्मद को ज्वाइन किया। हाफिज सईद के साथ भी ये जेल में रह चुका है। तो इस तरह का व्यक्ति था। NIA के द्वारा ये मोस्ट वांटेड था क्योंकि इसको मास्टरमाइंड कहा जाता है 2016 के पठानकोट टेरर हमले का। उसको मार दिया गया है। बहुत अच्छा किया गया है। अननोन गनमैन के द्वारा उसको मार दिया गया है। अब भाई वहाँ के जो बड़े बड़े आतंकवादी आता हैं तो ये कहने लगे हैं कि भाई SSG कमांडोज, पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज होते हैं उनको तैनात करो, नहीं तो हमारी जान भी खतरे में है। हाँ, लड़ाई हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और इसी शिक्षा को अब भारतीय आर्मी के द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। शिक्षा किससे? हम लोग रशिया और यूक्रेन युद्ध से शिक्षा ले रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। साथ ही साथ अब जो हमास के द्वारा इजराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया गया था और इजराइल को पता भी नहीं चला था, इस चीज़ की स्टडी की जाएगी। किन माध्यमों से इजराइल को फेल किया गया या इजराइल को पता नहीं चला कि किस तरह से ये आतंकवादी उनके देश में घुस गए। इसके अलावा इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके क्या लूप होल रहे थे जिसके कारण उनको ये सब चीज़ें नहीं पता चली, और हमास के द्वारा जो इतना बड़ा टेरर अटैक करने की जो प्लानिंग है उसके लिए जो हथियार जुटाए गए वो किस तरह से जुटाए गए, इन सारी चीज़ों की एक स्टडी की जाएगी। और इस स्टडी के माध्यम से ये देखा जाएगा कि आगे कैसे तैयारियां करनी है, अपने दुश्मन से कैसे सचेत रहना है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इक्विपमेंट, जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं वो आपके पास अच्छे हों, खराब पर ज़्यादा संख्या में होने चाहिए। ये हम लोग देख रहे हैं। ये हम लोग रशिया यूक्रेन युद्ध में भी देख रहे हैं और इस युद्ध में भी देख रहे हैं। दसियों हजार रॉकेट्स जो कि अनगाइडेड रॉकेट हैं और बहुत पावरफुल रॉकेट नहीं है, पर हमास के द्वारा दागे गए ये रॉकेट भी इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका जो आयरन डोम है वो फिर भी नहीं इतना बचा सकता और ये किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इतना आसान नहीं होता है। और अगर आप कई संख्या में रॉकेट दागेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके सफल होता ही। तो टुच्ची चीजें भी अगर ज्यादा संख्या में हो तो वो दुश्मन पर हिट कर सकती हैं। ये हमें सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए। यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन के द्वारा अपने टुच्चे से ड्रोन के माध्यम से ही रशिया के जो सिर में दर्द किया गया है, नाक में दम कर दिया गया है। वहीं रशिया भी अब ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगा है। तो ये जो ड्रोन्स हो गए, ये जो रॉकेट्स हो गए, आर्टिलरी सेल्स हो गए, ये आगे के युद्ध में भी अपना जो सिग्निफिकेंस है वो बनाए रखेंगे इन सब युद्ध से, यही हमें पता लग रहा है। बात कर लेते हैं पिनाका रॉकेट की। तो एक एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट था, उसको हरी झंडी दी गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वो जो PSU बना दिया गया है उसके द्वारा। असल में ये जो पिनाका रॉकेट्स हैं वो अभी के समय में एकमात्र ऐसा देश है अर्मेनिया जिसने कि भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, और कुछ कहा जाता है कि 2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। कितनी संख्या में खरीदा गया ये नहीं पता है, पर हाँ खरीदा गया है। और इस प्रकार के एक्सपोर्ट को जब हरी झंडी दी गई है, गाड़ी निकल रही है, तो ये जनरली कयास लगाया जा रहा है कि अर्मेनिया के अंदर ही ये चीज़ पहुंचाई जाएगी। अब अर्मेनिया के अंदर जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, अजरबैजान के द्वारा वीडियो तो जारी कर ही दी जाएगी। नज़र तो बनाए रखेंगे ये लोग कि ईरान के थ्रू होते हुए अर्मेनिया में हथियार भारत भेज रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने जब आर्टिलरी गन वहाँ पर पहुँचाई थी तो उसकी वीडियोज़ भी निकलकर सामने आई थी। तो आगे हमें लगता है कि पिनाका रॉकेट जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उसकी वीडियोस भी आने लगेंगी। चलिए फिर आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा तुमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।